हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नंदिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बड़े भाई साहब कितना डांटते हैं छोटे भाई को, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। फिर गुस्से में छोटे भाई ने टाइम टेबल बना डाला, लेकिन उसको फॉलो करता कौन है। मुझे तो ये ठंडी ठंडी हवाएं, वॉलीबॉल की वो फुर्ती और गुल्ली डंडा खेलते हुए बच्चे दिखते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकता और भाग जाता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बड़े भाई साहब क्लास 10th हिंदी एक्सपर्ट्स पार्ट 8 का। आज पढ़ेंगे हम पार्ट 2 कि अब यहाँ पर क्या बात होती है, क्योंकि उसने कह दिया कि मैं खेल का तिरस्कार नहीं करता, मैं खेलने ज़रूर जाता हूँ। अब वो खेलने जाएगा तो बड़े भाई साहब क्या बोलते हैं, देखिए। सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। दर्जे में प्रथम आया, मतलब कक्षा में मैं प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, मन में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, भाई साहब को अच्छा सुनाऊं। क्या सुनाऊं? आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई कि अरे यार नहीं बोलना चाहिए। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद हो गया, मतलब मन में शर्म आने लगी कि नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रोब मुझ पर अब न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था क्योंकि मैं प्रथम था और भाई साहब फेल हो चुके थे। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान सी यह हेकड़ी जताने के मन में तो सोच रहा था, लेकिन कह रहा जवान सी यह हेकड़ी, ये अपना कड़कपन दिखाने का साहस नहीं था। मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता है कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने मुझे भांप लिया कि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर मतलब सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय घर आया तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली कि तुम सुबह के गए हो, अभी लौट रहे हो, और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मतलब ज़्यादा उड़ने लगे तुम। अगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। बड़े भाई ने कहा पास हो गए, मुझसे आगे निकल गए, मतलब मैं तो फेल हो गया, तुम पास हो गए, तो तुम्हें क्या घमंड आ गया। तो याद रखना, घमंड सबका नहीं रहता। इतिहास में रावण का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र में तुम में कौन सा उपदेश लिया तुमने, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई आसान चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। वो कह रहा रावण की कहानी सुनी, उसका भी घमंड नहीं रहा, कुछ सीखा उससे कि ऐसे ही पढ़ लिया, पास होना ठीक नहीं है, बुद्धि का विकास होना चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। चक्रवर्ती नहीं होते, वो तो भूमंडल का स्वामी होता है चक्रवर्ती। संसार में अनेक राष्ट्र राज्य अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका क्या अंत कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म करे पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। मतलब वो कह रहे हैं अपने भाई से घमंड नहीं करना चाहिए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, वो कह रहे हैं। उसे भी अभिमान हुआ कि ईश्वर का सबसे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से उसे नरक में धकेल दिया। शाहिर ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सर फिर गया, घमंड आ गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके, फिर तो बहुत आगे बढ़ लिया तुमने। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई, मतलब अयोग्य के हाथ कोई कीमती वस्तु लग जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती।
कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट का निशाना पड़ ही जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका निशाना कभी खाली न जाए। अब ये भाई साहब ने उसके इस बात पर, जो दिन भर से खेलता रहा, उस पर इन्होंने दुनिया भर के सारे उदाहरण दे डाले। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, मेरी पढ़ाई इतनी कठिन है। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 8 हेनरी से गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या याद कर लेना आसान है? हिस्ट्री को याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जाने तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। कौन प्रथम है, कौन द्वितीय, कौन तृतीय, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे 2 यम, 100 यम, चहारुम, पुंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, होता ना, प्रथम मौर्य, द्वितीय मौर्य, तृतीय, तो कहते कि भैया नाम ढूंढ लेते, क्यों प्रथम द्वितीय तृतीय लगा दिया, मैं नाम बता देता। अब ये बड़े साहब भाई साहब बोलते जा रहे हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब आ वा जा की जगह आ जावा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमताहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ वा जा और आ जावा में फर्क ही क्या है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, खाई तो खाया तो खाना ना, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन पे सर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा। अब वो अपने भाई को ये सब बता रहे कि तुम्हें क्या पता, थोड़ा सा इधर का उधर हुआ पूरे नंबर कट जाते हैं। ये तो टीचर चाहते हैं हम पूरा का पूरा रट लें। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, अब मैथ्स की बात हो रही है, तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधी रह जाए, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। अब तो फेल हो गया, गुस्सा तो आ रहा था, तो छोटे भाई साहब को इतना गुस्से में डांट रहा कि भैया ऐसा ऐसा पढ़ना पड़ेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले हैं, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोकिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों पर स्नेह होने लगता है, कारोबार में उन्नति हो जाती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिख दें। ये अपने छोटे भाई को बता रहा कि तुम्हें क्या पता पढ़ने में कितने पापड़ बेलने पड़ते जिस कक्षा में मैं हूँ। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में कैसे लिखा जाए, ज़रूरत ही क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं है बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह डाले और अपनी राह ले, मगर नहीं, 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार की। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अब यहाँ बड़े भाई जो कि पास नहीं हुए, पूरा आरोप उन्होंने शिक्षा विभाग पर लगा दिया। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। अरे 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए, धीरे धीरे भी, है उल्टी बात की नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लाला मतलब छोटे भाई के लिए कह रहे हैं, सबको झेलना पड़ेगा, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखे जा रहे आपके। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। सोच लो। अब आप ये बताइए, जो बच्चा जिस उम्र में जिस दर्जे में होना चाहिए उस दर्जा तो उसे कठिन लगेगा ना। अब आपने 9th पढ़ ली, 9th आपको सरल लगने लगी, 10th आपको कठिन लग रही है। जो 11th का बच्चा होगा वो कहेगा कि 10th बहुत ईजी है, ये कठिन नहीं है।
तो यहाँ पर ये सारी बातें, जो छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये सारी मतलब बड़ा भाई इतनी सारी बातें कह गया, अभी छोटा भाई क्या कहेगा, देखते हैं हम आगे। तो अभी के लिए हमारे इतने 2 पार्ट, जो एक वीडियो में एक और दूसरे में दूसरा कंप्लीट, आपने ये पहला वीडियो आपने देखा होगा, ये दूसरा फिर आप देखिएगा, तो यहाँ तक आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ में आएगा। और अपनी अपनी बातें, अपने बड़े भाई की बातें तो छोटे भाई को, बड़े भाई की तो बड़े भाई को, खुद की बातें भी याद आएंगी। ये बहुत ही सामान्य तरीके का है, ये सारी घटनाएं सामान्य तौर पर होती हैं, तो ऐसा लगेगा ये हमारी ही कोई घटनाएं घट रही हैं। हाँ, कोई पास फेल ना हुआ हो, फेल वेल ना हुआ हो, लेकिन कुछ डांटने वाटने में तो सारी बातें याद आती ही हैं। तो आगे देखिए कि क्या और बातें होती हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।